यस बेटा। मैंने कल वाले लास्ट लेक्चर के अंदर इसमें चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 15 बैंक रिकंसिलिएशन। और बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर कल इस चैप्टर को स्टार्ट करने पर मैंने इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी थ्योरी को रीड आउट किया था। इसके अंदर हमने कल कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। भाई हमारा बैंक रिकंसिलिएशन क्यों बनाया जाता है? तो भाई हम जब कैश बुक बनाते हैं तो उसके अंदर दो तरह के हमारे कॉलम्स होते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। और पासबुक जो बनाते हैं उसके अंदर हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक के अंदर ऑनर खुद रिकॉर्ड करता है, पासबुक के अंदर बैंक रिकॉर्ड करता है, बैंक स्टाफ। नॉर्मली क्या होना चाहिए, दोनों का बैलेंस जो है वो मैच होना चाहिए, बट कई बार ऐसा हो जाता है तो कि दोनों के बैलेंसेस मैच नहीं हो पाते हैं, तो वहां पर हम उन बैलेंसेस को कवर करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। उसके बाद में हमने उसके बैलेंसेस का मीनिंग रीड आउट करा था। कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है दैट मींस फेवरेबल बैलेंस है, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है दैट मींस अनफेवरेबल बैलेंस है। पासबुक के अंदर जस्ट अपोजिट होता है। पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस है मतलब कि अनफेवरेबल बैलेंस हो, पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब कि फेवरेबल बैलेंस है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन को हम अगर कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं दैट मीन्स कैश रिसीव हो रहा है, और अगर कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है दैट मीन्स कैश जा रहा है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप पासबुक के डेबिट साइड में अगर आप रिकॉर्ड करते हैं दैट मीन्स कैश जा रहा है, और अगर पासबुक के डेबिट क्रेडिट साइड में अगर रिकॉर्ड करते हैं दैट मीन्स कैश आ रहा है। इसके बाद में फिर हमने अलग अलग तरह के रीजंस पढ़े थे, लाइक आउटस्टैंडिंग चेक और अनप्रेजेंटेड चेक, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, और बैंक चार्जेस चार्ज कर दिए, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, डिविडेंड या इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, कैश बुक का रिसीट साइड या पेमेंट साइड वगैरह अगर उसमें कहीं मिस्टेक्स हो जाती है। फिर आता है पॉइंट हमारा हाउ टू प्रिपेयर बीआरएस। हमें जब बीआरएस बनाना होता है तो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो बीआरएस बनाने के लिए हमारे यहाँ पर पहली चीज तो कुछ कंसेप्ट चलता है। 11th क्लास का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। हमें यहाँ पर क्या कंसेप्ट फॉलो करना होता है? जिन्होंने अगर क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा है बीआरएस तो वहां पर उसमें एक लास्ट टॉपिक दे रखा था, अमेंडमेंट कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक या फिर एडजस्टेड कैश बुक। आप लोगों को अगर याद हो क्लास 11th में, तो भाई हम पहले क्या करते हैं, जो कैश बुक से रिलेटेड गलतियां हैं, जो एरर्स होंगी उनको हम कैश बुक के अंदर एरर करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, और जो पासबुक से रिलेटेड एरर्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। कैसे, उसको हम ये यहाँ पर देखते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर 11th क्लास वाला कंसेप्ट अप्लाई ना करें, यहाँ पर डिफरेंट मैनर है, वो चीज आपका 11th का 11th में चलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन। हमें ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा विच आर रिलेटेड टू द कैश बुक एंड विच आर रिलेटेड टू द पासबुक। आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन कैश बुक से रिलेटेड है, कौन सी ट्रांजेक्शन पासबुक से रिलेटेड है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑल एरर्स रिलेटेड टू कैश बुक विल बी एडजस्टेड इन द कैश बुक ओनली। जो जो भी एरर्स आपकी कैश बुक से रिलेटेड एरर्स है उनको हम कहां पर एडजस्ट करेंगे, कैश बुक के अंदर। एंड देन आफ्टर ऑल एरर्स रिलेटेड टू द पासबुक, और जो भी एरर्स आपकी पासबुक से रिलेटेड है विल बी करेक्टेड थ्रू द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और जो जो एरर्स आपकी पासबुक से रिलेटेड एरर्स है उनको हम कहां पर एडजस्ट करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट किया जाता है। कैसे होता है वो भी अपन इसमें क्वेश्चंस वगैरह में देखते हैं। तो इसके अंदर हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 15 में। बेसिकली मैंने सबसे पहले बताया था किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, फिर हमने इसके आगे का इंट्रोडक्शन और डिफरेंसेस वगैरह, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंसेस का मतलब क्या होता है वो चीज मैंने बता दिया था। फिर इसके बाद में आया था हमारा प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन। भाई जब हमें बैंक रिकंसिलिएशन अगर बनाना होता है तो क्या करना होता है? तो उसके लिए हमारा क्या बोला, कंपेयर द बैंक स्टेटमेंट टू द बैंक जनरल लेजर अकाउंट एंड आइडेंटिफाई द आइटम्स व्हिच अग्री। भाई हमें सबसे पहले तो क्या करना होता है, एक तरफ बैंक स्टेटमेंट रखेंगे और एक तरफ बैंक लेजर अकाउंट, दोनों को मैच करेंगे। क्या क्या चीजें तो मैच हो रही है, जो मैच हो रही है उनका तो बात ही खत्म हो गया। तो हाँ बोलिए। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट तो वही पासबुक हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। और बैंक, बैंक लेजर हमने जो बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बैंक जनरल लेजर मतलब जो अपन ने बना रखी है, कैश बुक हम उसको बोलते हैं। मतलब वही ना जो हमने बनाई है बैंक के ट्रांजैक्शंस। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। वही सब। तो हम दोनों को मैच करेंगे, और उन दोनों में मैच करने पर जो हमारे जो जो आइटम्स मैच हो रहे हैं, जो जो ट्रांजेक्शन मैच हो रही है उनको तो साइड में कर देंगे, और जो ट्रांजेक्शन मैच नहीं हो पा रही हैं एंड द रिमेनिंग आइटम्स विल रिप्रेजेंट टाइमिंग डिफरेंसेस। जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन होंगी वो टाइमिंग डिफरेंसेस होंगे या एरर्स वगैरह होंगी। एरर्स मस्ट बी करेक्टेड इन द बैंक जनरल लेजर
अकाउंट, और जो भी एरर्स वगैरह हुई हैं, अगर वो कैश बुक से रिलेटेड है तो वो बैंक जनरल लेजर अकाउंट मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड एडजस्ट किया जाएगा। एंड आइटम्स विच डू नॉट एग्री ड्यू टू द टाइमिंग डिफरेंसेस, और अगर वो टाइमिंग डिफरेंसेस के कारण होता है, लाइक हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, अनप्रेजेंटेड चेक्स वगैरह का, और वो पॉइंट विल ईदर बी नोटेड ऑन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उनको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, और इन ड्यू कोर्स दे विल बी पोस्टेड टू द बैंक जनरल लेजर अकाउंट। या फिर अगर वो कैश बुक से रिलेटेड अगर गलती हुई है तो उसको हम कैश बुक के में बैंक जनरल लेजर अकाउंट के अंदर पोस्ट किया जाता है। तो भाई सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर मैंने कंसेप्ट क्या बता रहा हूँ, आप सबसे पहले जो जो एरर्स आपकी हुई है उसमें ये आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी एरर्स कैश बुक से रिलेटेड है, कौन सी एरर्स पासबुक से रिलेटेड है। जो कैश बुक से रिलेटेड एरर्स है उनको हम डायरेक्टली कैश बुक में एडजस्ट कर देंगे, जो पासबुक से रिलेटेड एरर्स है उनको हम कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दैट्स इट। तो आपको जब अगर रिकंसाइल करना होता है तो आप सबसे पहले तो बैंक जनरल लेजर अकाउंट बनाएंगे, भाई आपका कैश बुक के अकॉर्डिंगली जो जो भी चीजें थी, मान लो आपने डिसऑनर चेक, आपका क्या हो गया, चेक डिसऑनर हो गया है, तो चेक डिसऑनर हुआ तो आप क्या करते हैं, बैंक बैलेंस आपको कम करना है, तो बैलेंस रिड्यूस करना है तो हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। बैंक चार्जेस लगाने हैं, आपने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो सर गलती कहाँ हुई है, कैश बुक के अंदर, बैंक वालों ने तो रिकॉर्ड कर दिया, मिस्टेक कहाँ हुई है, कैश बुक के अंदर, तो कैश बुक में सर अब रिकॉर्ड कर दो। सर अब रिकॉर्ड करोगे तो किधर आएगा वो, क्रेडिट साइड में, क्यों क्यों सर, क्योंकि ऑल कैश रिसीट्स ऑन डेबिट साइड एंड ऑल कैश पेमेंट्स ऑन क्रेडिट साइड। तो कैश रिसीट्स को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, कैश पेमेंट्स को क्रेडिट साइड में, तो वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। बैंक चार्जेस हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, अगर आपने कोई स्टैंडिंग ऑर्डर्स वगैरह अगर थे, आपने किसी को इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए थे, अब आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आई, बैंक से अमाउंट चार्ज डिडक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो आपने एलआईसी का पेमेंट करने के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी दे रखी थी, आपके क्रेडिट कार्ड से उन क्रेडिट कार्ड्स का पेमेंट करने के लिए आपने ऑटो डेबिट फैसिलिटी दे रखी थी, उसके कारण क्या हो गया, आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो गया, स्टैंडिंग ऑर्डर्स यू हैव गिवन, इंस्ट्रक्शंस यू हैव गिवन। या फिर हम बात करें डायरेक्ट डेबिट्स, तो सर अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो सर अब रिकॉर्ड कर दें। अब अगर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो वही क्या हो जाएंगे, कैश बुक में कम हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट डेबिट्स क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर अंडर कास्ट एरर, आपने अगर मान लो कैश बुक का टोटल कम लिखा हुआ था, तो सर बढ़ा दो, बढ़ाओगे तो किधर लिखोगे, डेबिट साइड में, उसमें इंक्रीज करना है तो। सर अगर ओवरकास्ट हो जाता है तो कम करना है तो किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। ओवरकास्ट वो किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। टोटल लगा करके हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ये तो मेरा क्या हो गया, बैंक जनरल लेजर अकाउंट बोल दे हम इसको, या फिर हम इसको कैश बुक बोल दें, बात एक ही है। फिर उसी के बाद में फिर हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कितना बैलेंस आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कितना बैलेंस आ रहा है, और फिर जो भी हमारे एडजस्टमेंट्स वगैरह होंगे वो एडजस्टमेंट्स हमें करने होते हैं। भाई आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट वगैरह था तो उसका एडजस्टमेंट, अनप्रेजेंटेड चेक थे तो उसका एडजस्टमेंट, बैलेंस एज पर एडजस्टेड बैंक जनरल लेजर अकाउंट, ताकि वो दोनों हमारे क्या हो जाए, मैच हो जाए। इज इट क्लियर, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा। यस सर। इसका डायरेक्टली अपन एक्टिविटी नंबर 1 देखते हैं, इसमें क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा भाई इसको। एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर क्या बोला है, द बैंक जनरल लेजर अकाउंट ऑफ ग्राहम शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ $204। आपका बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है, बैंक जनरल लेजर अकाउंट का आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है कितना, $204। बैंक जनरल लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है आपको $204। अच्छा, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है बेटा, सर फेवरेबल है। फेवरेबल। फेवरेबल बैलेंस है, ये हमारा कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। पीछे बेटा
पास में मैरिज है तो वो थोड़ा सा साउंड्स ऐसे चल रहे हैं, आप मेरी वॉल्यूम पर फोकस करें, उधर वो यार की शादी है उस पर फोकस ना करें, है ना। फिर आगे दिया हमें कंपैरिजन द बैंक स्टेटमेंट रिवील द फॉलोइंग। कंपैरिजन जब हमने करा तो ये हमें डिफरेंसेस के रीजंस पता चले हैं, रीजंस फॉर डिफरेंसेस, या आपके रीजंस दे दिए डिफरेंस आने के। फर्स्ट पॉइंट, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक ड्रॉन, अच्छा ड्रॉन का मतलब क्या होता है? चेक मैंने हमने चेक बना दिया बनाया है तो मतलब हमने इशू करा होगा या हमने रिसीव किया होगा? तो इशू किया होगा। इशू किया होगा। तो चेक ड्रॉन मतलब इशूड, है ना बेटा। तो चेक हमने इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड, वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो ये जो एरर है ये कैश बुक से रिलेटेड हुई है या पासबुक से रिलेटेड हुई है? कैश बुक। क्यों? कैश बुक में तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है ना। सर टाइमिंग पासबुक। तो पासबुक में बैंक में नहीं पहुंच पाया है तो मेरा कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर चुका हूं मैं, पासबुक में वहां तक नहीं पहुंचा, तो टाइमिंग डिफरेंस वो पासबुक से रिलेटेड हो गया नहीं हो गया बेटा? गेटिंग माय पॉइंट? फिर मैं बोल रहा हूँ चेक ड्रॉन यस बट सर। नॉट प्रेजेंटेड, चेक आपने इशू करा था, आप कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर चुके हैं ना। आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया बट वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो वो कहाँ की मिस्टेक है? पासबुक से रिलेटेड है ना बेटा। तो ये हमारी जो एरर है किससे रिलेटेड है? पासबुक से रिलेटेड। इज इट क्लियर फर्स्ट पॉइंट? यस सर। सेकंड पॉइंट दिया अमाउंट पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। अच्छा ये क्या मतलब हुआ इसका लाइन का? अमाउंट पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। तो सर हमने अमाउंट अमाउंट जमा डाल दिया है करवाया बैंक बैंक में, में। बट बैंक अकाउंट में नहीं रिसीव हुआ है। बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ है। तो जो मिस्टेक हुई है वो कैश बुक में हुई है या पासबुक में हुई है? तो पासबुक में। तो पासबुक। पासबुक में। भाई किसी को भी डाउट हो इन दोनों पॉइंट्स में तो बोले बेटा। केशव, मयंक, निशिता, कशिका, पलक, एनीवन हैव डाउट? क्लियर यहाँ तक के दोनों पॉइंट्स? ठीक है सर, ये दोनों पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। नाउ थर्ड पॉइंट, फिर हम आगे देखें क्या बोला। एंट्रीज इन द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट के अंदर एंट्रीज है नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक जनरल लेजर अकाउंट्स, जिनको हमने बैंक जनरल लेजर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया। तो सर खुद नहीं बता दिया है कि ये कैश बुक से रिलेटेड एरर्स है। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स ये कैश बुक से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स अकाउंट कैश बुक से रिलेटेड। बैंक चार्जेस कैश बुक से रिलेटेड। इज इट क्लियर? यस सर। मेरा कैश, ये तो हो गई बात यहां तक। और बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली मेरा बैलेंस आ रहा है कितना? 2618। जबकि बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंगली, मेरा बैंक जनरल लेजर अकाउंट के अकॉर्डिंगली कितना बैलेंस आ रहा था? $204। और बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कितना बैलेंस आ रहा है मेरा? 2618। बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, और वो दे रखा है मुझे $2618। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको क्या करना है? मेक एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू द बैंक जनरल लेजर अकाउंट बैलेंस। आपको जो भी बैंक जनरल लेजर अकाउंट के अंदर बैलेंस के अंदर एडजस्टमेंट्स करने वो करने, एंड कंप्लीट द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना करके उसको बैलेंसेस को मैच करना है आपको। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर बैंक जनरल लेजर अकाउंट बना करके दिया हुआ है। भाई जो जो एरर्स हमारे कैश बुक से रिलेटेड है उसको तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के अंदर। तो कैश बुक के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें कैश बुक, कैश अकाउंट का, बैंक अकाउंट का हमें ओपनिंग, जस्ट अ मिनट। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बुक का हमें डेबिट बैलेंस दे रखा है बेटा कितना? $204। तो कैश बुक के अंदर हम किधर रिकॉर्ड कर देंगे इसको? डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे क्या यहाँ पर? यस।
तो इसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया बैलेंस BD, and that will be $204. First point clear? यस सर। अब मुझे बताइए, यहाँ पर हमने अभी हल पढ़ा भी तो कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कैश बुक से रिलेटेड कौन कौन सी एरर्स है और पासबुक से रिलेटेड कौन कौन सी एरर्स है उसको हमें क्लासीफाई करना होता है। हमने वो क्लासीफाई कर दिया। अब ये चीजों को हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। सर अब रिकॉर्ड कर दो, कोई बात नहीं अगर आप भूल गए तो। सर अब आप अगर इसको रिकॉर्ड करोगे स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स को, तो आप किधर रिकॉर्ड करोगे बेटा इसको, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्रेडिट। में। तो स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स and the amount will be $35। ये हो गया सर। इसके बाद में फिर दिया इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रिसीव होगा या जाएगा? सर चार्ज होगा। तो हमें देना पड़ेगा। बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या है आपको बेटा यहाँ पर? नो नो सर, इस पे चार्ज नहीं होगा, इस पे रिसीव होगा, क्योंकि लाइक हमने डिपॉजिट करा है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। आप बैंक में ओके। सेविंग अकाउंट अगर आप ओपन करा के रखते हैं तो वहां पर जो भी आपका डिपॉजिट होता है उस पर इंटरेस्ट रिसीव होता है आपको, यहाँ पर उल्टा इंटरेस्ट देते हो बैंक को? तो रिसीव होगा। रिसीव होगा ना बेटा, गेटिंग माई पॉइंट? बैंक डिपॉजिट्स पर आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो रिसीव होगा तो किधर लिखो, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में? सर डेबिट साइड। डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन बैंक deposits and the figure is rupees $18। तो ये आ जाएगा आपको $18। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट दिया बैंक चार्जेस $14। किधर? क्रेडिट। क्रेडिट साइड में बैंक चार्जेस $14। इज इट क्लियर? क्या आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस? आ जाएगा बेटा बैलेंस शीट निकालें, टोटल लगा के 204 प्लस 18 222, उसमें से माइनस करो 222 माइनस 35 माइनस 173। तो मेरा सबसे पहली चीज तो बैलेंस आ गया एज पर बैंक जनरल लेजर अकाउंट। कितना बैलेंस आ गया? 173। ये कौन सा बैलेंस आ गया? एडजस्टेड बैलेंस। ये हमने एडजस्टमेंट्स कर दी, जो जो हमने गलतियां करी हुई थी वायरस को रेक्टिफाई करने के बाद में मेरा कितना बैलेंस आ रहा है? $173। और ये मेरा टोटल लग गया 222। अब मुझे दोनों बैलेंसेस को मैच कराना है। अब मैं क्या करूंगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। और वो क्वेश्चन में गिवन है क्या बेटा? बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट 2618। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना? 2618। भाई हमने ऊपर कैश बुक का एडजस्टमेंट कर दिया, अब पासबुक से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स करने थे वो भी हम करेंगे ताकि दोनों के बैलेंसेस को हम क्या कर सके? मैच कर सके। तो हमारा पासबुक का बैलेंस दे रखा है 2618। तो 2618 हमने ये मेंशन करा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 2618। ये हो गया सर। सर फिर ये 723 आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, ये उन्होंने खुद ने ही लिखा हुआ है सर, ये अपन ने तो लिखा ही नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ उन्होंने खुद ने ही लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा है। 723 उन्होंने खुद ने ही मेंशन किया हुआ है आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स का मतलब क्या था? अपन ने पढ़ा था क्या बेटा इसका मीनिंग? भाई आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करा दिया बट अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ। कैश बैंक में डिपॉजिट करा दिया बट अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ, बैंक में अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ। तो बैंक में उसका क्रेडिट नहीं हुआ है तो सर आप उसको कर दो। भाई आपने कैश बुक अगर बढ़ा दी है तो पासबुक को भी आप क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। To prepare bank reconciliation statement, we make adjustments in balance
of bank statement as per कैश बुक के अकॉर्डिंगली हम बैंक स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट्स करेंगे. इफ कैश बुक इंक्रीज, अगर कैश बुक इंक्रीज होती है देन पासबुक विल आल्सो इंक्रीज. अगर कैश बुक इंक्रीज होती है तो पासबुक को भी हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. तो यहाँ पर आपने अमाउंट पेड इनटू बैंक, आपके पास अमाउंट आया था उसको आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं करा तो उसे पासबुक में भी रिकॉर्ड कर दो. तो यहाँ पर उन्होंने पासबुक में क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया. आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट. नेक्स्ट पॉइंट दिया अनप्रेजेंटेड चेक. अनप्रेजेंटेड चेक, चेक आपने इश्यू कर दिए बट अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए. तो चेक आपने जब इश्यू करे होंगे तो आपका कैश बुक क्या हो गया होगा बेटा, माइनस हो गया होगा. तो पासबुक को भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा क्या. यस सर. गेटिंग माय पॉइंट. भाई कैश बुक अगर रिड्यूस हो रही है और मुझे उसके बराबर फिगर लेकर के आना है तो पासबुक को भी रिड्यूस करना होगा क्या. इज इट क्लियर टू एवरीवन. ये पॉइंट समझ में आ गया है कि बेटा सभी को. चेक ड्रॉ. यस सर. तो यहां पर हम इसको 316 सेट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. अनप्रेजेंटेड चेक 3168, इसका प्लस माइनस करके निकालें. 2618 प्लस 723 माइनस 3168, ये आपका बैलेंस आ गया $173. तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ गया हमारा बैंक स्टेटमेंट, and that will also be $173. आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को ये पॉइंट. सर बोलिए बेटा. सर ये जो बैंक जनरल लेजर अकाउंट है, इसका जो बैलेंस कैरिड डाउन है, इसको हम क्या बोलेंगे सर, मतलब डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस एज पर बैंक जनरल लेजर अकाउंट 173. ओके सर. यस. और कोई डाउट. आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट मींस चेक आपने ये अमाउंट, ये जो था हमारा अमाउंट पेड इनटू बैंक, आपने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करा दिया बट नॉट क्रेडिटेड. मैंने उसमें बताया भी था, ये जो अपने नोट्स थे उसमें भी लिखा हुआ था. मैंने बता देता हूँ वापस से. ये रहा सेकंड पॉइंट. व्हेन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड और कलेक्टेड. जब आप चेक बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं बट वो क्रेडिट या कलेक्ट नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट. क्लियर. ओके सर. यस. एक्टिविटी नंबर 1 में किसी को डाउट है क्या बेटा. नो सर. इसी का एक्टिविटी नंबर 2 देखते हैं. अब इसमें मुझे बताइएगा क्या पॉइंट्स दिए हैं. एक्टिविटी नंबर 2, आप लोग मुझे इसका आंसर बताना. while preparing a bank reconciliation statement at 31st December, the following items cause the differences between the bank statement balance and the balance as per the bank general ledger account. भाई आपके रीजंस बता दिए फॉर डिफरेंसेस. रीजन फॉर डिफरेंसेस, आपके डिफरेंसेस के रीजन बता दिए. क्या क्या रीजंस है. फर्स्ट पॉइंट दे दिया डायरेक्ट डेबिट फॉर $500 फॉर इंश्योरेंस. बैंक वालों ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट से डेबिट कर दिया. फिर बैंक चार्जेस ऑफ $70. फिर चेक पेड टू अ सप्लायर ऑन 29 दिसंबर. हमने चेक इशू कर दिया था सप्लायर को बट अभी तक वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ. रिसीट फ्रॉम ए ट्रेड रिसीवेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर. किसी कस्टमर ने मुझे डायरेक्टली क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करके मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया.
Which of these item will result in an adjustment on the bank reconciliation statement? इनमें से कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर कवर अप होगी? बताइए भाई। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती है जो पासबुक से रिलेटेड होगी? जो हमारी पासबुक से रिलेटेड होगी उन्हीं को लिखेंगे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। तो मुझे बताइए इसमें पासबुक से रिलेटेड कौन कौन सी एरर्स हैं? सर थर्ड। थर्ड। और कोई आंसर बेटा? यस सर, थर्ड। थर्ड बिल्कुल बेटा, करेक्ट आंसर इज 3। भाई हमारी जो फर्स्ट है वो किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट डेबिट हो गया था, किससे रिलेटेड है? कैश बुक से रिलेटेड। यस सर। सेकंड पॉइंट बैंक चार्जेस लगा दिए सर, अगेन कैश बुक से रिलेटेड। चेक पेड टू सप्लायर, सप्लायर को चेक इशू कर दिया बट सर अभी तक पेमेंट रिप्रेजेंट नहीं हुआ, पासबुक से रिलेटेड। रिसीट फ्रॉम अ ट्रेड सप्लायर बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, तो ऑब्वियसली पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया। किससे रिलेटेड है? कैश बुक से रिलेटेड। आपसे पूछा है बैंक रिकंसिलिएशन में, तो बैंक रिकंसिलिएशन में कौन सी आती है जो पासबुक से रिलेटेड है? तो थर्ड पॉइंट। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? एक्टिविटी नंबर 2। यस सर। चलिए फिर इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, इसमें क्या बोला है हमें? द फॉलोइंग बैंक रिकंसिलिएशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय ट्रेनी अकाउंटेंट। एक ट्रेनी अकाउंटेंट था, मतलब कि एक प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं था, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी अकाउंट्स की। उन्होंने क्या कर दिया? स्टेटमेंट बना दिया। सबसे पहले उन्होंने लिख दिया ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट 7720। फिर जो अनप्रेजेंटेड चेक थे वो उन्होंने मेंशन कर दिए 18320, माइनस कर दिए 10600। फिर आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स लिख दिए उन्होंने 33380 और बैलेंस बता दिया एज पर द बैंक जनरल लेजर अकाउंट, ये उन्होंने बता दिया। आपसे पूछा क्या है उन्होंने? व्हाट शुड बी द करेक्ट बैलेंस एज पर द बैंक जनरल लीजर अकाउंट। आपका बैंक जनरल लीजर अकाउंट के अकॉर्डिंगली बैलेंस कितना होना चाहिए? तो सर ये तो उन्होंने रॉन्ग बना रखा है, आपको उसको सही वे में बनाना है। तो सबसे पहली चीज तो मुझे बताइए, ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट है तो उसको हम पॉजिटिव वे में शो करेंगे या नेगेटिव वे में शो करेंगे? सर नेगेटिव, सर सर नेगेटिव। नेगेटिव। साइड। तो हमारा ये माइनस में आएगा कि बेटा 7720? यस सर। ठीक है सर। अनप्रेजेंटेड चेक, चेक इशूड बट नॉट इट प्रेजेंटेड। तो चेक इशू करे और पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए तो वो क्या करेंगे हम? कैश बुक यस। माइनस करेंगे क्या? क्लियर पॉइंट? भाई हमारा कैश बुक रिड्यूस होगा तो पासबुक को भी रिड्यूस करेंगे बेटा। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये भी क्या होगा हमारा? माइनस होगा क्या? 18320। और माइनस माइनस होता है तो वो क्या हो जाता है? प्लस होता है। प्लस। लेकिन फिगर तो माइनस में होगा शो तो। यस सर। देखिए करो दोनों का टोटल 77। सर 7340 आंसर है, बैलेंस एट बैंक। एक सेकंड रुको बेटा, आंसर चेक करते हैं। 7720 प्लस 18320, 26040। यहां तक का पॉइंट क्लियर? अब उसके बाद में फिर दिया हमें आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट का मतलब वीआर मैंने बताया चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। तो चेक डिपॉजिट कराया तो कैश बुक तो इंक्रीज हो गई, पासबुक कम है, पासबुक को भी क्या करेंगे सर? इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज करेंगे तो 33,380, यहां तक का प्लस माइनस करके निकाले हम। 7340, 7340, ये मेरा क्या आएगा? बैलेंस एज पर बैंक जनरल लेजर अकाउंट। और ये बैलेंस जो आ रहा है ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है बेटा? सर फेवरेट। सर फेवरेबल। फेवरेबल। फेवरेबल बैलेंस है। और मुझे बताओ बैंक जनरल लेजर अकाउंट का कौन सा बैलेंस फेवरेबल होता है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट सर बैलेंस। डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा होगा? सर सी। ऑप्शन सी आ जाएगा बेटा। यस यस सर। सर। ठीक है भाई। आगे समझ में एक्टिविटी नंबर 3।
इज इट क्लियर? भाई हमें यहाँ पर उन्होंने गलत करके बना रखा था, आपने उसको सही करके बनाना है, दैट्स इट। इसी का फिर हमें एक्टिविटी नंबर 4 दिया है। एक्टिविटी नंबर 4 के अंदर क्या बोला है, इसको देखिए हम, इसमें क्या कहा है, Zad is preparing his monthly bank reconciliation। वो अपना मंथली बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। द अनएडजस्टेड बैलेंस एज पर द बैंक जनरल लेजर अकाउंट, जो आपका अनएडजस्टेड बैलेंस था एज पर द बैंक जनरल लेजर अकाउंट प्रायर टू परफॉर्मिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2500। आपका बैंक जनरल लेजर अकाउंट का बैलेंस दे रखा है बैंक लेजर अकाउंट का बैलेंस आपको दे रखा है, और कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस $2500। आगे क्या कहा हमें, द बैलेंस एज पर द बैंक जनरल लेजर अकाउंट एंड द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट डू नॉट एग्री फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ये आपको रीजंस बता दिए हैं। चेक to the value of $750 were returned and sent to the suppliers but not yet presented by the suppliers for payment। लेकिन अभी तक वो suppliers ने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं की है। अभी हाल बता चुका हूँ, अनप्रेजेंटेड चेक किससे रिलेटेड एरर है, ये कैश बुक या पासबुक से रिलेटेड, सर पास पासबुक से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट दिया हमारा, बैंक चार्जेस ऑफ $100 नॉट yet entered in the बैंक जनरल लेजर अकाउंट। बैंक चार्जेस थे $100 के, वो भी बैंक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड। कैश बुक। सर कैश And the third point, of payment of $538 was recorded in the bank general ledger account as कैश बुक। cash book से related। यहां तक का पॉइंट क्लियर? यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का ओरिजिनल बैलेंस कितना बेटे, तो बैंक लेजर अकाउंट का बैलेंस निकल जाएगा, तो उससे उसका भी निकल जाएगा क्या बेटा? यस सर। भैया बैंक जनरल लेजर अकाउंट का अगर हम निकालें, तो सबसे पहले तो हमें बैलेंस दे रखा है कितना, $2500। तो बैलेंस बीडी $2500। फिर उसके बाद में हमारी कैश बुक से रिलेटेड दे रखा था, बैंक चार्जेस था $100 का, उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो रिकॉर्ड करोगे तो किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में या क्रेडिट? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में। बैंक चार्जेस $100। फिर थर्ड पॉइंट दे रखा था, पेमेंट ऑफ $538 वाज रिकॉर्डेड इन द बैंक जनरल लेजर अकाउंट एज 583। आपने 538 का पेमेंट था, उसको 583 से रिकॉर्ड कर दिया है। किधर रिकॉर्ड करूं बेटा इसको, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में? सर डेबिट साइड 50 से। डेबिट साइड में 50 से ना बेटा, ढंग से सर करो। 45 से। 45 से डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ये समझ में आ गया सबको? भैया आपने पेमेंट साइड को यस सर 45 से। पेमेंट साइड को आपने ज्यादा दिखा दिया, मतलब खर्चा बढ़ा करके दिखा दिया है। तो खर्चा ज्यादा दिखा दिया तो आपकी कैश बुक क्या हो गई है, कम हो गई है। कैश बुक कम हो गई तो हमें बढ़ाना है, बढ़ाना है तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। इज इट क्लियर? पेमेंट साइड को आपने क्या कर दिया, ओवरकास्टिंग कर दिया है, और ओवरकास्ट कर दिया तो कैश बुक आपकी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। कैश बुक रिड्यूस हो गई तो हमें टू बी इंक्रीज, हमें कैश बुक को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। इज इट क्लियर? तो इंक्रीज करना है तो वो हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। पेमेंट एरर 583 माइनस 538, $45। टोटल लगा के बैलेंस निकाल दे इसका। बैलेंस निकालो, इसका कितना आ रहा है, सर 2445।
2445। यहां तक का पॉइंट क्लियर? क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या है बेटा, सुनना ध्यान से। व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट? ओरिजिनल बैलेंस कितना था? उन्होंने ये नहीं पूछा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बाद में कितना। ये हमारा आ गया अब 2445। तो बेटा मेरे जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा, पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा, इसमें यहाँ पर गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होकर के। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। कौन सा वाला लिखते हैं, ओरिजिनल वाला, यही लिखते हैं क्या बेटा? और फिर उसमें क्या करते हैं अपन, एडजस्टमेंट्स करते हैं क्या? सर और तो 2500 आंसर होगा। 2500 क्यों होगा, वो तो कैश अकाउंट का है। हम बैंक रिकंसिलिएशन का पूछा उसने, बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली 2500 कैसे आ जाएगा बेटा? तो सर अभी हमको एडजस्टमेंट करके फिर निकालना पड़ेगा। हमारा पहले बैंक जनरल लेजर अकाउंट का बैलेंस निकल गया, अब उससे हम पासबुक पर चलेंगे और पासबुक से नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा इसमें। इज इट क्लियर? भाई मेरा यहाँ पर ये जो फिगर आएगा इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा डाउन टू टॉप। भाई जो कैश बुक का, जो कैश अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 2445, वही बैलेंस मेरा ये भी रहेगा, नहीं रहेगा 2445। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब यहाँ पर हमें पासबुक से रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या दे रखा था वो हम देखें। चेक टू द वैल्यू ऑफ $750 7 रिटर्न एंड सेंट टू द सप्लायर बट नॉट प्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक को हम क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं माइनस करते हैं? माइनस करते हैं। माइनस करते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक का फिगर कितना दे रखा है और हमें $750, तो माइनस करते हैं $750 माइनस। मुझे नीचे से ऊपर जा रहा है तो अब क्या करूं, मैं प्लस करूं या माइनस करूं? रिवर्स में अगर जाना है सर तो ऐड करना पड़ेगा। ऐड तो करना। 3195। बैलेंसिंग फिगर से हमारा आ जाएगा 3195। 95। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको ये पॉइंट। फिर वापस से बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से सुने बेटा, क्या पूछा उन्होंने, व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट? ओरिजिनल बैलेंस कितना था? तो भाई हमारा ओरिजिनल बैलेंस कैश अकाउंट के अकॉर्डिंगली कितना बन रहा है, 2445। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कितना बनना चाहिए, 2445। उसमें हमने ये एडजस्टमेंट करा होगा तो ओरिजिनल बैलेंस कितना रखा होगा, 3195। तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 3195। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो ये बेसिकली मेरी एक्टिविटी नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इसके आप जब प्रैक्टिस बुक में क्वेश्चंस करेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस तरह के, आपको वहां से कंसेप्ट्स और भी क्लैरिटी आ जाएगी। आप जब उनके क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो क्वेश्चंस गिवन है इसके। और ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब हमारा इसके अंदर एक लास्ट चैप्टर रिमेनिंग रह गया था, चैप्टर नंबर 18, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर सोल ट्रेडर्स। जब हमें अगर सोल ट्रेडर्स के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं तो वो कैसे बनाए जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अब इस चैप्टर के अंदर कोई भी नया पॉइंट नहीं बचा है, वही आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट, जो सब चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। करेक्शन ऑफ एरर्स वगैरह वो चीज भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वही चीजें इस चैप्टर के अंदर कवर किया हुआ है। तो हम डायरेक्टली इस चैप्टर को देखें, अब इसमें क्या लिखा हुआ है। This chapter recap some of the key skills that you have learned in the chapters covered to the date। आप लोगों ने अभी तक जो भी चैप्टर्स पढ़े उसी को चीज को उसमें रिकैप किया गया, कोई नया चीज नहीं है।
In the multitask account preparation question in section B of the exam, you could be asked to produce extracts from a full statement of financial position or statement of P&L. आपको जो मल्टीटास्क क्वेश्चन आता है उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए बोला जा सकता है. This chapter will also help you to see how financial accounting fits together. तो क्या आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कैसे रिकॉर्ड्स करते हैं, कैसे उसको कवर अप किया जाता है, तो वही चीजें इस पूरे चैप्टर में रिकैप किया गया और कोई नया टॉपिक इस चैप्टर के अंदर नहीं है. लाइक आपको यहाँ पर डायरेक्टली वो स्टार्टिंग में उन्होंने फर्स्ट एक्टिविटी दे दिया है और कोई थ्योरी पार्ट वगैरह कुछ नहीं दिया है इसके अंदर. आपसे क्या लिखा हुआ है, इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यू आर अनलाइकली टू हैव टू प्रिपेयर अ फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऐसा नहीं होगा तो क्या आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है. इन अ मल्टीटास्क अकाउंट प्रिपरेशन क्वेश्चन यू आर मोर लाइकली टू हैव perform a series of smaller tasks as part of the preparation of final financial statements. आपसे कुछ कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं. आपसे पूरा का पूरा पीएनएल पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, तो आपसे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पूछ लेते हैं. लाइक आपका सेल्स लिख दिया और उसके आगे बॉक्स बना दिया, उस बॉक्स के अंदर आपको फिगर मेंशन करना है. However, completing this exercise will revise your understandings of the topic covered so far and enable you to see the end product of business transactions order into a set of financial. लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसको कवर करने से आपने जो चीजें पढ़ी है वो चीजें रिवाइज हो जाती है. इसके अंदर ये एक्टिविटी नंबर 1 हमारी दे रखी है और उसका ये हमें जनरल एंट्रीज करनी है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है और फिर उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल बनाना है, पोजीशन, जिसमें चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है. तो इस पूरे चैप्टर में बस ये एक ही क्वेश्चन दे रखा और मैंने अभियाल बोला और कुछ नहीं नया नहीं दे रखा. करेक्शन ऑफ एरर्स अभियाल अपन ने पढ़ा भी था, वही चीज इसके अंदर दिया हुआ है. तो अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें क्या बोला है, जिसमें चैप्टर फिनिश हो जाएगा. You have been given the information below and asked to prepare the accounts of Mug for the year ended 31st December 2017. आपको इंफॉर्मेशन गिवन है जिसके अंदर आपको अकाउंट्स बनाने हैं मक कंपनी के. मक सोल प्रोप्राइटर है, उनके आपको स्टेटमेंट्स बनाने हैं. ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है. ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर की, याद रखना कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 2377. रेंट हमें दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है 510, इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है 240, इंश्योरेंस दे रखा है 120, वेजेस दे दिया 1634, ट्रेड रिसीवर्स दे दिया 672, सेल्स बता दिया 15542, रिपेयर्स दे दिया, परचेज दे दिया, डिस्काउंट रिसीव, ड्राइंग्स बता दिया, पेटी कैश हमें बता रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है, मोटर व्हीकल एट कॉस्ट, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स एट कॉस्ट, उसका डेप्रिसिएशन बता दिया है, मोटर व्हीकल्स का, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का. इसके अलावा ट्रेवल एंड एंटरटेनिंग का दे रखा है 192 और ट्रेड पेबल्स का दे रखा है $700. और सस्पेंस अकाउंट का हमारा बैलेंस दे रखा है कितना, $433. ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ तक के ट्रायल बैलेंस में कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक के ट्रायल बैलेंस में किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? अब इसी के बाद में फिर हमें आगे क्या बोला, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल. अब आपको इन्फॉर्मेशन में और क्या क्या दे दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूड एट कॉस्ट अमाउंट टू 647. क्लोजिंग इन्वेंट्री जिसकी कितनी वैल्यू है, $647. क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बता दिया है. क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बता दिया $647. सेकंड पॉइंट, मग हैज ड्रॉन $10 अ मंथ. मग ने क्या करा है, $10 पर मंथ उन्होंने विड्रॉ किया है. एंड दीज ड्राइंग्स हैव बीन चार्ज टू द वेजेस. उन्होंने ड्राइंग्स को क्या कर दिया है, वेजेस के फॉर्म में शो कर दिया है. उन्होंने ड्राइंग्स को शो कर दिया है किसमें, वेजेस के फॉर्म में. तो हमें उसको क्या करना होगा, करेक्शन करना होगा. सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट दिया, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड. आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 25% ऑन कॉस्ट ऑन मोटर व्हीकल्स. मोटर व्हीकल्स पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एंड 20% ऑन द कॉस्ट ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स. और फर्नीचर और फिक्सचर्स पे कितना चार्ज करना है हमें, 20%. फिर आगे बोला हमें
इरिकवरेबल डेट्स टोटलिंग $37 आर टू बी रिटर्न ऑफ। इरिकवरेबल डेट्स हो गए मतलब बैड डेट हो गए हैं आपके $37 के। ठीक है सर। फिर बोला हमें फिफ्थ पॉइंट, $180 रिसीव्ड फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर। आपने $180 का अपने क्रेडिट कस्टमर से रिसीव करा था, was correctly entered in the trade receivable account। आपने उसको ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट के अंदर करेक्टली रिकॉर्ड कर दिया एंड क्रेडिटेड टू द बैंक जनरल लेजर अकाउंट। आपने उसको बैंक जनरल लेजर अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जबकि आपने अगर अमाउंट रिसीव करा है तो बैंक अकाउंट में किधर आना चाहिए था, वो डेबिट साइड में, जबकि हमने उसको क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तो क्रेडिट कर दिया तो उसको रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट में हमारा क्या आ जाएगा, डबल अकाउंट, डबल अमाउंट से हमारा इम्पैक्ट आ जाएगा। ये भी पॉइंट हो गया। फिर आगे बोला हमें मग हैज टेकन गुड्स फ्रॉम द इन्वेंट्री फॉर हिज ओन यूज। मग ने क्या करा था, गुड्स इन्वेंट्री निकाला था अपने खुद के ऑन यूज के लिए। व्हेन परचेज्ड बाय हिज बिजनेस दीज गुड्स कॉस्ट $63। जब उन्होंने परचेज करा था उस गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितना था, $63, एंड दे वुड हैव बीन सोल्ड फॉर $91। और अगर हम उस गुड्स को सेल करते तो कितना अमाउंट रिसीव होता हमें, $91 का। कॉस्ट प्राइस कितना था, $63, और सेल प्राइस कितना था, अगर मैं उसको सेल करता तो कितने पर सेल करता, $91 पर। और जब आप ड्राइंग्स करते हैं गुड्स का तो हम उसको किस पर रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर या सेल प्राइस पर, सर पोस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस पर। प्राइस पर। एंड 7 पॉइंट बोला द एनुअल रेंटल ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस इज $600। आपका एनुअल रेंटल बता दिए बिजनेस प्रीमाइसेस का $600। ये आपका एनुअल रेंट कितना बनता है बिजनेस प्रीमाइसेस का, $600। जबकि आपने रेंट पे कितना करा हुआ है, देखो भाई, रेंट कितना पे कर रखा है हमने, $500 का रेंट पे कर रखा है क्या बेटा, लिखा हुआ है ये पॉइंट। जबकि एनुअल रेंट बनता कितना है, $600। तो $100 का रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग हो गया क्या बेटा। यस सर। फिर आगे बोला हमें $180 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन अगस्त 2017 कवर्स टू द 12 मंथ टू 30 जून 2018। तो कब तक का पेमेंट कर दिया हमने, 30 जून 2018 तक का। जबकि हम बना कब तक का रहे, 31 दिसंबर 2017 तक का। तो एडवांस पेमेंट हुआ है क्या बेटा, यहाँ पर हमारा एडवांस पेमेंट हुआ है। और कितना एडवांस पेमेंट हुआ है बेटा, एक्सपेंसेस। कितने मंथ का एडवांस पेमेंट हुआ है, 6 मंथ का एडवांस पेमेंट हुआ है क्या। यस सर। आगे बोला हमें नेक्स्ट पॉइंट, a contra entry of $73 has only been recorded in the trade receivable account। उसका आपने सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में रिकॉर्ड किया है। और कहां पर रिकॉर्ड होता है कॉन्ट्रा एंट्री को, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल दोनों में रिकॉर्ड करते हैं क्या बेटा। यस। तो आपने ओनली ट्रेड रिसीवेबल में रिकॉर्ड करा है तो ट्रेड पेबल में और रिकॉर्ड करना है। ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। अब आपसे बोला क्या है, पहले मुझे बताइए यहां तक के 8 पॉइंट्स तक में कोई डाउट है, यहां तक के पॉइंट्स में कोई डाउट है क्या बेटा। नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करें। हमें क्वेश्चन में बोला क्या है उन्होंने, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड आइटम्स 1 to 8। आपको सबसे पहले क्या करना है, जनरल एंट्रीज करनी है आइटम्स नंबर 1 से लेकर 8 तक की। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जनरल एंट्रीज कर देते हैं। जनरल जनरल के अंदर हम वही फर्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया था क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूड एट कॉस्ट अमाउंटिंग टू $647। क्लोजिंग इन्वेंट्री था जिसकी वैल्यू थी कितनी, $647। तो हमें इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है, तो डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट और क्रेडिट क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगा कितना, $647।
डेबिट इन्वेंट्री और क्रेडिट क्लोजिंग इन्वेंट्री $647। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट दिया हमें, मग हैज ड्रॉन $10 अ मंथ एंड दिस ड्रॉइंग्स हैव बीन चार्ज टू वेजेस। आपने उसको वेजेस के फॉर्म में शो कर दिया है, तो वेजेस के फॉर्म में शो कर दिया है तो हमें उसका एडजस्टमेंट करना है। तो ड्राइंग्स को तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट, और वेजेस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट वेजेस अकाउंट। और अमाउंट कितना था, $10 अ मंथ। तो $10 अ मंथ, तो आपने यहाँ पर $10 अ मंथ, तो 12 मंथ का हमारा निकाल 1200। है ना बेटा, इंटू 12, 120, $120। थर्ड पॉइंट, फिर क्या बोला हमें, depreciation is to be provided 25% on cost on motor vehicles and 20% on cost on furniture and fixtures। तो depreciation की एंट्री कर देते हैं, डेबिट depreciation expenses account, credit accumulated depreciation। अब डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो हमें दो चीजों पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, एक तो मोटर व्हीकल पर। तो मोटर व्हीकल से रिलेटेड अगर हम बात करें, मोटर व्हीकल पर हमें चार्ज करना है डेप्रिसिएशन 25% ऑन द कॉस्ट। तो मोटर व्हीकल की अगर हम देखें बेटा, मोटर व्हीकल का हमें कॉस्ट दे रखा है कितना, 1740। मोटर व्हीकल का कॉस्ट दे रखा है कितना, 1740। तो 1740 का 25%, 1740 का 25%, 435। मोटर व्हीकल के बाद में फिर हमें दे रखा है 20% ऑन द कॉस्ट ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, और फर्नीचर्स पर हमें लगाना है, तो ये फर्नीचर, फर्नीचर पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, और कितना, 20% ऑन कॉस्ट। तो फर्नीचर की अगर हम बात करें तो कितना दे रखा है, 830। तो 830 का 20%, 166, 435 प्लस 166, $601। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखिए हम इसी के बाद में, इरिकवरेबल डेट्स टोटलिंग $37 आर टू बी रिटर्न ऑफ। इरिकवरेबल डेट्स हो गए थे आपके, तो इरिकवरेबल डेट्स की एंट्री क्या करते हैं हम, डेबिट इरिकवरेबल डेट्स अकाउंट। हाँ बोले बेटा पहले। सर आपने क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों किया थर्ड एंट्री में? भाई यहाँ पर क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर रखा है बेटा, डायरेक्टली एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हैं वो लोग, इसलिए ये लिखा हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर वो नहीं होता तो फिर हम असेट अकाउंट के नाम से मेंशन करते हैं। ओके सर। तो डेबिट ई रिकवरेबल डेट्स अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। और बैड डेट्स हमारे हुए थे कितने के, $37 के।
फिफ्थ पॉइंट दिया है बेटा हमें, $180 रिसीव्ड फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर। आपको $180 रिसीव हुए थे क्रेडिट कस्टमर से, वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट एंड क्रेडिट टू द बैंक जनरल लीजर अकाउंट। आपने उसको क्या कर दिया, बैंक जनरल लीजर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। क्या एंट्री करेंगे इसकी फिफ्थ पॉइंट की? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल होनी चाहिए थी। करेक्शन एंट्री क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल में तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। सर बैंक को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट में सर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट। क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, और अमाउंट कितना आएगा, डबल हो जाएगा क्या बेटा? अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा हमारा, यस सर। क्योंकि आपने क्रेडिट कर दिया है। तो डेबिट बैंक जनरल लीजर अकाउंट एंड क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट, 180 इंटू 2, $360। क्लियर पॉइंट ये फिफ्थ पॉइंट। नाउ सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में क्या कहा हमें, मग हैज टेकन गुड्स फ्रॉम इन्वेंटरी फॉर हिज ऑन यूज। आपने ऑन यूज के लिए कुछ विड्रॉ किया व्हेन परचेज बाय हिज बिजनेस, जब उन्होंने परचेज करा तो उसकी कॉस्ट थी $63, उसको सेल करते तो कितने में सेल होता, $91 में। तो गुड्स आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या एंट्री करेंगे, डेबिट डेबिट ड्रॉइंग्स और क्रेडिट परचेजेस। डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड क्रेडिट परचेज अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगा हमारा, अमाउंट कितना था, 63 और 91, तो कौन सा आ जाएगा, $63। ये भी हो गया सर। सेवन पॉइंट, द एनुअल रेंट ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस इज $600। एनुअल रेंट जो था आपका बिजनेस प्रीमाइसेस का, वो कितना था, $600, जबकि हमने एनुअल रेंट पे कितना करा है अभी तक, $500 का पे करा है क्या बेटा? तो आपका मतलब कि $100 का रेंट बाकी है। भाई आपका एनुअल रेंट ड्यू होता है कितना, $600, जबकि एक्चुअल में आपने पे करा है $500। तो आउटस्टैंडिंग रेंट रखा हुआ है आपका $100 का, और आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होगी हमारे, डेबिट, क्या एंट्री करते हैं बेटा, सर डेबिट रेंट अकाउंट और क्रेडिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। डेबिट रेंट अकाउंट और क्रेडिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट $100। ये तो मेरा सेवन का ए पॉइंट हो गया है। फिर उसी के अंदर हम बात करें आगे, फिर एक और पॉइंट बोला है हमें, $180 फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन अगस्त 2017 कवर्स द 12 मंथ टू 30 जून 2018। भाई हमने 30 जून 2018 तक का पेमेंट कर दिया है 12 मंथ का $180 का, तो मतलब कि प्रीपेड। भाई आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो ड्यू हो रहा था फॉर दिसंबर 2017 तक का, बट पेड टिल जून 2018। सो प्रीपेड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ का प्रीपेड था, जनवरी 2018 से लेकर जून 2018 तक का, जनवरी 2018 से लेकर जून 2018 तक का क्या है, प्रीपेड है। तो एंट्री क्या करेंगे हम, क्या एंट्री करेंगे बेटा, डेबिट डेबिट प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड क्रेडिट इलेक्ट्रिसिटी बिल।
डेबिट प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट एंड क्रेडिट इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट और 180 इंटू 6/12 90। 90। ये मेरा एक और पॉइंट हो गया 7 पॉइंट। एंड देन आफ्टर उसके बाद में लास्ट पॉइंट बोला अ कॉन्ट्रा एंट्री ऑफ $73 हैज ओनली बीन रिकॉर्डेड इन द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। आपने कॉन्ट्रा एंट्री था $73 का, उसको आपने ओनली ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करा है। तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया। और हम एंट्री क्या करते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। नॉर्मली कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है इसकी? क्या पढ़ा था इसकी कॉन्ट्रा एंट्री? डेबिट ट्रेड पेबल्स अकाउंट एंड क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स। डेबिट ट्रेड पेबल और क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स। तो भाई आपने ट्रेड रिसीवेबल में तो रिकॉर्ड कर दिया, तो इससे तो मतलब ही नहीं रहा। ट्रेड पेबल में रिकॉर्ड करेंगे और नीचे क्या करेंगे? फिर क्या एंट्री लिखेंगे इसकी पूरी? सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट। अकाउंट। एंड अमाउंट डबल हो जाएगा। अमाउंट डबल क्यों होगा बेटा? सर नहीं होगा। अमाउंट डबल क्यों होगा? आपने दूसरी साइड में तो ना रिकॉर्ड किया है, एक तरफ रिकॉर्ड नहीं किया तो डायरेक्टली आएगा बेटा। 8th पॉइंट, डेबिट ट्रेड पेबल्स एंड क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। एंड अमाउंट आ जाएगा आपका $73। क्लियर पॉइंट यहां तक? ये मेरी क्या हो गई? जनरल एंट्रीज हो गई। अब आपसे फर्स्ट पॉइंट बोला था प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द आइटम्स 1 to 8, तो मैंने जनरल एंट्रीज कर दिया। सेकंड पॉइंट बोला हमें क्लियर द सस्पेंस अकाउंट। आपको सस्पेंस अकाउंट को बनाना है, क्लियर करना है, मतलब कि प्रिपेयर करना। तो सस्पेंस अकाउंट का हमारा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा था। सस्पेंस अकाउंट का हमारा बैलेंस आ रहा था कितना? $433। तो वो हम मेंशन कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हमने मेंशन करा। डेबिट साइड का बैलेंस दे रखा है, तो डेबिट साइड में बैलेंस मेंशन करेंगे। बैलेंस बीडी $433। उसके बाद में हमने जनरल एंट्रीज बनाई थी। फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा, सेकंड में नहीं आ रहा, थर्ड में नहीं आ रहा, फोर्थ में नहीं आ रहा, फिफ्थ में आ रहा है डेबिट बैंक जनरल लेजर अकाउंट और क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट में कितने लिखूं? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में आ जाएगा अब ये, है ना बेटा? तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा हमारा बैंक जनरल लेजर अकाउंट and the figure will be $360। एंड फिर उसके बाद में दिया सिक्स एंट्री में नहीं आ रहा सस्पेंस, सेवेंथ एंट्री में नहीं आ रहा, एट एंट्री में आ रहा है डेबिट ट्रेड ट्रेड पेबल्स और क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। तो ये भी हमारा सस्पेंस अकाउंट में किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। ट्रेड पेबल्स $73। टोटल लगाएं इसका, देखें कितना आ रहा है बैलेंस दोनों साइड का। 433 इधर का तो आ रहा है और इधर का भी ये आ रहा है क्या बेटा? यस सर। 433। ये आपका सस्पेंस अकाउंट कंप्लीट हो गया है। इज इट क्लियर? क्लियर पॉइंट ये? यस सर। अब इसके बाद में क्या करना है? हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है। अब उधर से फिगर्स देख देख करके हमें इसमें मेंशन करते जाना है। स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर अब और कुछ नहीं बचा है, आपको फिगर्स उधर से देख देख करके आपको लिखते जाना है। लाइक सेल्स, तो यहाँ पर हमें सेल्स का फिगर दे रखा है। कितना सेल्स का फिगर दे रखा है बेटा? 15542। तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे हम सेल्स का फिगर 15542। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में दे रखा था कितना? 510। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 510, तो ओपनिंग इन्वेंट्री मेंशन कर दिया कितना? 510। फिर परचेज, परचेज हमें क्वेश्चन में दे रखा था कितना?
9876 9876। और परचेज के अंदर हमने एडजस्टमेंट करा था क्या बेटा ड्राइंग्स का? एडजस्टमेंट आया था अपना गुड्स का, ये रहा 6 पॉइंट का। डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट और क्रेडिट परचेज अकाउंट, तो वो परचेज हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा कितने से, $63 से। तो 9876 माइनस 63, 9813। और फिर उसके बाद में क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने अभी हाल ऊपर लिखा था फर्स्ट पॉइंट के अंदर 647, तो 647, तो आपका ये 510 प्लस 9813 माइनस 647, 9676, ये माइनस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो माइनस करा तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 15542 माइनस 9676, 5866, 5866। ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद में वो डिस्काउंट रिसीव्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव दे रखा है कितना, $129। डिस्काउंट रिसीव दे रखा है हमें कितना, $129, तो ये हमने मेंशन कर दिया $129। फिर इसके बाद में हमें यहां तक का, अब एक्सपेंसेस तो पहले इसका यहाँ पर टोटल करके लिख देते हैं, 5866 प्लस 129, तो आ गया आपका 5995। फिर उसके बाद में ये सारे एक्सपेंसेस हमें लिखने हैं। तो एक्सपेंसेस के अंदर हमें दे दिया फर्स्ट पॉइंट रेंट, और रेंट का अगर हम देखें तो रेंट का हमें दे रखा था बेटा 500 का रेंट, तो ये दे रखा था, और $100 से हमने और बढ़ाया था रेंट, तो 500 तो वो प्लस 100 ये कितना हो गया, 600 हो गया क्या बेटा रेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी दे रखा था, इलेक्ट्रिसिटी का हमारा कितना दे रखा था, देखिए हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड 240 दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिसिटी के 240 के अंदर हमने प्रीपेड वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रीपेड वाला कितना था, $90 का, तो कहाँ लिखा था, ये लिखा हुआ प्रीपेड का। डेबिट प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट और क्रेडिट इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट $90, तो वो $90 का माइनस कर देंगे, तो 240 माइनस 90, $150। फिर उसके बाद में इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अगर हम देखें यहाँ पर, इंश्योरेंस का दे रखा है कितना, 120, तो इंश्योरेंस का मेंशन कर देंगे 120। फिर वेजेस, वेजेस का अगर हम देखें, वेजेस का दे रखा है कितना, 1634, और इसका भी एडजस्टमेंट करा था हमने, वेजेस का भी 1634। इसमें क्या एडजस्टमेंट हुआ था बेटा, हमने उसको क्या कर दिया था, एक्सपेंसेस को वेजेस के फॉर्म में शो कर दिया था। सेकंड पॉइंट के अंदर ड्राइंग्स किया था हमने और उसको वेजेस के फॉर्म में शो कर दिया था कितना, $120 का, तो वेजेस को कम करना है तो कम कर देंगे $120 से, तो 1634 माइनस 120, 1514। रिपेयर्स का आ जाएगा 635, डायरेक्टली आ जाएगा रिपेयर्स का 635। फिर इसके बाद में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का हमने निकाला था कितना आ रहा था, 601, 601। फिर ट्रेवल एंड एंटरटेनिंग, ट्रेवल्स का दे रखा था क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ ट्रेवल एंड एंटरटेनिंग का कितना, $192, ये डायरेक्टली मेंशन कर देंगे 192। और फिर इसके बाद में ई रिकवरेबल डेट्स, क्वेश्चन में देखो दे रखे हैं क्या, यहाँ नहीं दे रखे, लेकिन अपन ने इधर लिखा था ई रिकवरेबल डेट्स का फोर्थ पॉइंट, डेबिट ई रिकवरेबल डेट्स और क्रेडिट रिसीवेबल्स कितना, $37, तो ये हमारा आ जाएगा $37 का। ये मेरे सारे एक्सपेंसेस हो गए, सारे एक्सपेंसेस का टोटल लगाया हम इसका 600
प्लस 150 प्लस 120 प्लस 1514 प्लस 635 प्लस 01 प्लस 192 प्लस 37 3849 यही आ रहा है क्या बेटा? 3849 और उधर का टोटल हमारा आ रहा था पहले का 5995 5995 तो हमारा आंसर आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर 2146 ये मेरा प्रॉफिट आ गया 2146 इज इट क्लियर 2146 हमारा क्या आ गया बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया है और सेम वे में अब हमारी क्या बन जाएगी बैलेंस शीट बन जाएगी सेम वे में हमारी क्या बन जाएगी बैलेंस शीट में हमें मोटर व्हीकल और उसका कॉस्ट दे रखा है उसका एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन दे रखा है कैरिंग अमाउंट लिख देंगे करंट असेट्स में जो जो भी फिगर्स दे रखी है वो सारी बन जाएगी बैलेंस शीट या मैं बनवाऊं बेटा सर बन जाएगी। है ना बैलेंस शीट बन जाएगा इजीली कोई नया पॉइंट नहीं है उसने खुद उन्होंने खुद ने पूरा प्रॉपर सॉर्टिंग करके दे रखा है आपको ओनली फिगर्स मेंशन करना है कैपिटल की फिगर कैपिटल में आ जाएगी प्रॉफिट वहां से हमारा जो निकला है वो आ जाएगा ड्राइंग्स आ जाएगा करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल्स और अक्रूवल्स वगैरह वो सब कुछ हम मेंशन कर देंगे जिसमें आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है जिसमें बैलेंस शीट का क्वेश्चन करके देख लीजिएगा एक बार अगर इसमें कोई क्वेश्चन इसमें डाउट आता है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे मंडे को अब मैं इसमें डाउट क्लास रखूंगा पूरी आपकी प्रैक्टिस बुक से रिलेटेड सारे मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरा कोर्स एक बार का कंप्लीट हो गया है जिसका जो बैकअप क्लासेस है वो मैं कवर करा दूंगा बाकी एक बार का पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है तो जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन सबके क्वेश्चंस कंप्लीट करें उनमें जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स हम कवर अप करना स्टार्ट करेंगे मंडे को मैं डाउट क्लास रखूंगा जिसमें जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, वो हम कवर अप करेंगे फिर ठीक है बेटा साथ के साथ में आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते चलें मिक्स्ड बैंक वगैरह और जो भी आपके क्वेश्चंस गिवन है वो सब कुछ कल कल में आप उसके सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा घर पे बैठ करके उसको स्पीडली कंप्लीट करें ताकि कल हमारा मंडे को हमारे डाउट्स कवर अप हो सके अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं उसको फिर भले कल भी ले लूंगा मैं कोई इशू नहीं आप लोगों का अगर किसी के इंडिविजुअल ज्यादा डाउट्स हो जाएंगे तो मैं उसकी कल भी क्लास ले लूंगा फिर मैं यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करिए बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं ठीक है बेटा ओके सर। ओके सर। ओके बेटा एवरीवन थैंक यू सर। वेलकम